तो आपको पता है अब यहाँ पर आपको क्या नजर आएगी, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आएगी। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये नाम मैं एरे से लाना चाहता हूँ। कहाँ से लाना चाहता हूँ अच्छा, मैंने आपको बताया था कि आप इस पूरे कंपोनेंट में जो जावास्क्रिप्ट है वो कहाँ लिख सकते हो, जेएसएक्स से बाहर, डिक्लेरेशन और रिटर्न के बीच में। यही बताई थी मैंने आपको, रिटर्न से पहले आप जावास्क्रिप्ट का एरे बनाओ, लूप बनाओ, कुछ भी करो, आप यहाँ पर सारी जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो। लेकिन जेएसएक्स में जावास्क्रिप्ट कैसे लिखेंगे, करली ब्रैकेट्स लगा के। ठीक है, लेकिन जेएसएक्स का रूल है आप एरे डायरेक्टली इसमें नहीं बनाओगे। ठीक है, बना सकते हो, मतलब डायरेक्ट एरे वैसे इस तरह से बना सकते हो, लेकिन ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने एक एरे बना लिया जिसके अंदर आपने स्टूडेंट नेम्स जो है ना वो स्टोर कर दिया। एक एरे बना लिया, ऐसे बनता है एरे। ठीक है, इसके अंदर मैं तीन नाम या जितने भी नाम मैं स्टोर कराना चाहूँ मैंने करवा दिया, मैंने यूनुस कर दिया एक। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक रयान का नाम स्टोर कर दिया। और कोई अपना नाम बताओ। अहमद। ठीक है, तो मेरे पास चार नाम है। मैं चाह रहा हूँ ये जो अनऑर्डर्ड लिस्ट में एलआई क्रिएट हो रहा है ये इसके हिसाब से हो। किसके हिसाब से हो, इसके हिसाब से। अब ये तो आपको ऐसे नजर आ रहा है, लेकिन अगर मैं इसे मैप करना चाहूँ, अच्छा, रिपीट क्या हो रहा है इस पूरे जेएसएक्स में, रिपीट क्या हो रहा है, एलआई रिपीट हो रहा है। क्या रिपीट हो रहा है, मतलब हर नाम के लिए एक नया एलआई बनेगा। तो मैं मैप भी किसको करूंगा, एलआई को मैप करूंगा। किसे मैप करूंगा, एलआई को। तो यूएल के अंदर आके यहाँ पर एलआई के ऊपर यहाँ पे मैं करली ब्रैकेट्स लगाऊंगा, क्योंकि मैं जावास्क्रिप्ट लिखना चाहता हूँ। क्या लिखना चाहता हूँ, जावास्क्रिप्ट। मेरे एरे का नाम क्या है, मैं लिखूंगा स्टूडेंट्स नेम डॉट मैप, डॉट मैप। डॉट मैप में क्या जाएगा, एक कॉल बैक फंक्शन, एरो फंक्शन बना लो या नेम्ड फंक्शन बना लो, आपकी मर्जी है। मैंने एक एरो फंक्शन बनाया, मुझसे वैल्यू मांग रहा है, जो कि एलिमेंट्स है तैयब, यूनुस, रयान, अहमद, ये एलिमेंट्स होंगे। मैंने यहाँ पे कह दिया एलिमेंट। बात समझ आ रही है, कॉमा, इंडेक्स, कॉमा, इंडेक्स। उसके बाद यहाँ पर एरो फंक्शन क्रिएट करके मैंने करली ब्रैकेट्स ओपन कर लिया। करली ब्रैकेट्स ओपन कर लिया। अब इसके अंदर आप एक एल आई रखोगे। कितने एल आई रखोगे, एक एल आई, क्योंकि बाकी के जितने होंगे वो तो खुद ब खुद इसको रिपीट कर देगा। अब आपका नाम जो है, जो स्टूडेंट का नाम है, वो उठ के कहाँ रहा है, एलिमेंट में। तो तैयब की जगह एलिमेंट लिख सकता हूँ। अब एलिमेंट जावास्क्रिप्ट का पैरामीटर है, तो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए क्या लगाएंगे, करली ब्रैकेट्स लगाएंगे। सर करली ब्रैकेट्स में क्या पास कर दूंगा, एलिमेंट। मैंने कहा स्टूडेंट नेम के ऊपर मैप करो, लूप चलाओ। क्या चलाओ, लूप चलाओ, और एक एक करके नाम उठाते जाओ और किसमें रखते जाओ, एलिमेंट में। और एक एल आई क्रिएट करते जाओ और एलिमेंट के लिए, और उसमें उसका नाम स्टोर करते जाओ। लेकिन क्या शो होगा, नहीं शो होगा। अब क्यों नहीं शो होगा, ये सवाल आता है। अच्छा, हाँ, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट तो करना ही नहीं है, बनाया हुआ उस फाइल में। नहीं नहीं, इसमें वो नहीं होता। प्रिंट तो डायरेक्ट एचटीएमएल हो रही है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट थोड़ी लगाऊंगा इसमें मैं। देखो, जब आप रिएक्ट में, किसमें, रिएक्ट में भी और जावास्क्रिप्ट में भी, देखो जावास्क्रिप्ट के अंदर थोड़ी सी बात तुम्हारी सही है, प्रिंट नहीं करा। जावास्क्रिप्ट में हम प्रिंट करा रहे थे, करवा रहे थे। लेकिन ये जो है ना, जब तक प्रिंट नहीं होगा, जब तक मैप इसे वापस नहीं देगा, किसे, इस रिटर्न को, किसे वापस नहीं देगा, इस रिटर्न को वापस नहीं करेगा एलआई को, जब तक ये प्रिंट नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, इस एलआई से पीछे लिखना है रिटर्न। क्या लिखोगे भाई, रिटर्न कर दो इस एलआई को, किसको, वापस से रिटर्न के फंक्शन को, और जेएसएक्स पे दिखा दो। आओ चेक करते हैं, आ गए। अच्छा सर, इससे बचने का रिएक्ट में एक तरीका है, जिसको हम कहते हैं ऑटोमेटिकली रिटर्न। ये रिटर्न आप इंटेंशनली करा रहे हो, आपने लिखा है कि भाई रिटर्न करो। अगर आप चाहते हो ये एलिमेंट एलआई बिना रिटर्न का कीवर्ड लिखे ऑटोमेटिकली रिटर्न हो जाए। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने एरो फंक्शन बनाया, ये एरो फंक्शन है। एरो फंक्शन कैसे बनाया हम लोगों ने, राउंड ब्रैकेट और इस तरह से करली ब्रैकेट, ऐसे ही बनाया। ये रहा, ये वाला, ऐसे ही बनाया एरो फंक्शन। ठीक है, ये आपके पास जो कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं ना, कर्ली ब्रैकेट से कभी भी डेटा ऑटोमेटिकली रिटर्न नहीं होता जब तक कि रिटर्न का कीवर्ड ना लगाया जाए। ऑटोमेटिकली रिटर्न नहीं होगा जब तक कि आप रिटर्न का कीवर्ड नहीं लगाओगे। अगर आप चाहते हो कि जो आपके फंक्शन की बॉडी उसमें से जो डेटा है, जो आउटपुट है, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, रिटर्न हो जाए, तो आप इस कर्ली ब्रैकेट की जगह राउंड ब्रैकेट का यूज करोगे। किसका यूज करोगे, राउंड ब्रैकेट का। अगर आप राउंड ब्रैकेट लगाते हो तो आपको रिटर्न का कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, इसको फिर से रिपीट करते हैं। देखो, यहां पर मैंने फिर से मैप करा, फिर से क्या किया, मैप किया। अब मैप मुझसे मांगता है क्या, एक एरो फंक्शन। अब एरो फंक्शन में कर्ली ब्रैकेट साइड में आते हैं, लेकिन इस दफा ऑटोमेटिकली रिटर्न के लिए क्या लगाओगे, राउंड ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट की जगह भी क्या लगाओगे,
ये पहले राउंड ब्रैकेट पैरेंथेसिस पैरामीटर के लिए एरो फंक्शन, और इस दफे क्या लगाओगे, राउंड ब्रैकेट ही लगाओगे। अगर आप राउंड ब्रैकेट लगाते हो तो इसके अंदर जो भी लिखोगे वो खुद से ही रिटर्न हो जाएगा, आपको रिटर्न का कीवर्ड लगाने की जरूरत, वरना आपको रिटर्न लगाना पड़ेगा। इसमें और इसमें मतलब इतना कोई फर्क नहीं है, बस आपको रिटर्न का कीवर्ड एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। ठीक है, एंटर किया, एंटर करने के बाद आपने लगाया एक एल आई, एल आई लगाने के बाद राउंड ब्रैकेट में क्या पास करोगे, एलिमेंट। क्या हमने एलिमेंट रिसीव किया, नहीं किया, एलिमेंट रिसीव करेंगे और उसका इंडेक्स रिसीव करेंगे। तो हमने एलिमेंट प्रिंट किया, देखो प्रिंट हो रहा है। अब मुझे रिटर्न का कीवर्ड लिखने की जरूरत पड़ी। बस याद कर लो कि अगर एरो फंक्शन के अंदर बॉडी में करली ब्रैकेट्स लगाओगे तो रिटर्न का कीवर्ड उसमें यूज करोगे, और अगर नहीं लगाओगे तो फिर रिटर्न का कीवर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है, ये एल आई खुद ब खुद रिटर्न हो जाएगा। इसे कहते हैं ऑटोमेटिकली रिटर्न करना, है ना। अच्छा, अब यहाँ पर ना आपका काम तो हो रहा है, लेकिन अगर मैं आपको कंसोल में जाके दिखाऊं ना, आपको एक एरर मिल रहा होगा। हु नोस क्या एरर होगा, एक एरर मिल रहा है सर। काम तो हो रहा है लेकिन ये बाद में मसला करता है। एरर है, ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड बी अ यूनिक की प्रॉप। वो कह रहा है कि जो आपने चाइल्ड पास किया है मैप के अंदर, ये हमेशा यूनिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लेकिन एलिमेंट के एतबार से ये यूनिक नहीं है। ठीक है, ये बेसिकली मैंने आपको जो वर्चुअल डॉम का बताया था ना, वर्चुअल डॉम रिकंसिलेशन होती है, ओरिजिनल डॉम से कंपेयर होता है और उसे ऑटोमेटिकली अपडेट करता है। तो उस रिकंसिलेशन के अंदर हर एलिमेंट जो ना यूनिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जो लिस्ट करते हो आप, मैप करते हो, वो एलिमेंट हमेशा यूनिक होना चाहिए, जिससे उसे स्टेट समझने में आसानी होती है। ठीक है, तो ये कॉन्फ्लिक्शन रिकंसिलेशन में आती है, आपके आउटपुट में नहीं आएगी। आपके आउटपुट में कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन डॉम को मसला हो सकता है, वर्चुअल डॉम को। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मैप के अंदर जो भी एलिमेंट हम रिपीट करवा रहे हैं उसको हम एक यूनिक आइडेंटिटी देते हैं। अब वो यूनिक आइडेंटिटी देते हो आप की प्रॉप से, किससे देते हो, की प्रॉप से। अब की प्रॉप से कैसे दोगे, जो आपका चाइल्ड है, आपका चाइल्ड कौन है, एल आई, कौन है, एल आई। इसके अंदर आप हमेशा एक एट्रीब्यूट पास करोगे जिसका नाम है की। क्या नाम है, की, और इसकी वैल्यू में हमेशा एक करली ब्रैकेट लगाओगे। क्या लगाओगे, करली ब्रैकेट्स। अच्छा, अब इसको यूनिक कैसे बनाओगे, क्या स्टूडेंट नेम का जो एरे है उसके अंदर जितने भी नाम है, तैयब, यूनुस, रयान, अहमद, हर एक का इंडेक्स नंबर क्या यूनिक नहीं होता, होता है यूनिक। इंडेक्स नंबर में यहाँ रिसीव कर रहा हूँ, रिसीव कर रहा हूँ ना हर एक का इंडेक्स नंबर, तो क्या मैं की में इंडेक्स नंबर पास नहीं कर सकता। तो इससे क्या होगा, आपका हर एल आई जो है वो एक यूनिक की आइडेंटिफिकेशन से आएगा, यूनिक उसकी पहचान होगी। देखो पहला एलिमेंट आएगा कौन, तैयब। कहाँ आएगा, एलिमेंट में प्रिंट करा रहे हो, उसके साथ तैयब का इंडेक्स नंबर क्या है, जीरो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा की में, जीरो। तो पहले वाले जो एल आई है आपके पास, उसमें आपके पास, उसमें आपके पास जो तैयब का इंडेक्स नंबर यानी उसकी जो आइडेंटिटी है, यूनिक आइडेंटिटी है, वो क्या है, जीरो। दूसरे वाले की क्या है, रयान की क्या है, अहमद। तो ये मतलब किसी भी तरह से डुप्लीकेट नहीं हो सकता। या तो फिर आप जब ऑब्जेक्ट बनाओगे तो उसमें आप एक बच्चे की आईडी रख सकते हो जो यूनिक हो, तो आप वहां पे फिर एलिमेंट डॉट आईडी पास कर सकते हो, या आप इंडेक्स नंबर भी पास कर सकते हो यूनिक बनाने के लिए। तो ये आपने लाजमी करना है, जब भी आप मैप करोगे कोई भी एलिमेंट रिएक्ट के अंदर, तो हमेशा उसे की एट्रीब्यूट दोगे और उसके अंदर इंडेक्स नंबर पास कर देना। सर आपने तो ये कर दिया है एरे। अब अगर मुझे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट करना है, ये एरे किया है ना। अच्छा, एक और खास बात, अगर जिस तरह से मैं यहाँ पर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना रहा था, अब फॉर एग्जांपल 1000 बच्चों का डेटा होगा तो ये काफी बड़ा स्पेस लेगा, मतलब लाइन ऑफ कोड भी ज्यादा होगा, आपके कंपोनेंट के लाइन ऑफ कोड भी ज्यादा हो जाएगी या खिचड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो आप इस एरे को ना एक अलग फाइल में भी रख सकते हो, जो कि एक अच्छा तरीका है। हम क्या करते हैं इस तरह से, जब हमें एरेज या एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाने होते हैं उनकी हम एक अलग फाइल बना देते हैं। हम क्या करते हैं, सोर्स में एक फोल्डर बना लेते हैं डेटा नाम से। किस नाम से, डेटा नाम से। और ऑब्वियस सी बात है, एरे है तो ये किस फाइल में चलेगा, जावास्क्रिप्ट की फाइल में चलेगा, जाहिर सी बात है। तो मैं डेटा के अंदर एक फाइल बना दूंगा। ये मेरे पास एरे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट नेम के लिए, तो फाइल भी आप उसी तरह बनाओगे। मैंने कहा स्टूडेंट्स डॉट जेएस, किस नाम से फाइल बना दी मैंने, स्टूडेंट्स डॉट जेएस नाम से। जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाई, सोर्स के अंदर एक फोल्डर बनाया डेटा नाम से, और उसके अंदर एक फाइल बना दी स्टूडेंट्स डॉट जेएस। और ये जो एरे मैंने यहाँ बनाया था इसको मैं यहाँ से कट कर लूंगा। यहाँ से कट करने के बाद इसको रख दूंगा मैं इसमें, है ना। मैंने किस में रख दिया, डेटा के अंदर स्टूडेंट डॉट जेएस की फाइल में एरे रख दिया। अब ये एरे यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो आपको यहाँ पर देखो एरर देखने को मिलेगा, स्टूडेंट नेम इज नॉट डिफाइंड। इंडेक्स देना सही है अगर तुम मेक श्योर हो कि हर इंडेक्स नंबर यूनिक होगा। अदरवाइज हम लोग एरर जो ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर हर ऑब्जेक्ट में खुद से आईडी वगैरह पास कर रहे होते हैं।
हाँ, यूनिक आईडी रखनी पड़ती है। तो मेरे ख्याल है इंडेक्स नंबर ज्यादा सेफ है, क्योंकि वो तुम डुप्लीकेट। हाँ, तो वो तो फिर तुम डेटाबेस से जनरेट करा रहोगे, वो सिनेरियो अलग है। हाँ, वो डेटाबेस से आ रही होंगी फिर वैल्यूज। क्योंकि मुझे की प्रॉप देना था, इसलिए लगाया। होता है वो, ऑप्शनल होता ही है। हाँ, आप सिंपल जावास्क्रिप्ट में भी लगा सकते हो, अभी लगा के तो दिखाया। वो ऑप्शनल होता है, कंपलसरी होता है आपकी वैल्यू उठाना। अगर आप इंडेक्स नंबर उस वैल्यू एलिमेंट की उठाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो। ये कंपलसरी नहीं होता, ऑप्शनल होता है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर जरूरत थी तो आप लगाओगे बिल्कुल, इंडेक्स नंबर भी उठाओगे, क्योंकि मुझे यूनिक आइडेंटिफिकेशन देनी है। वैसे तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन ये नाम भी हो सकता है, जरूरी नहीं है नंबर हो। मैं नाम भी पास कर दूं, क्योंकि आपके पास हर नाम जो है वो दूसरे से डिफरेंट है। अगर मैं की प्रॉप के अंदर नाम भी पास कर दूं तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसमें कॉन्फ्लिक्शन हो सकती है, कोई आके यहाँ पर दोबारा से तैयब लिख दे, डुप्लीकेशन हो गई। अब ये यूनिकनेस बाकी नहीं रहेगी। इसलिए नाम पास नहीं करते कोई ऐसी की या ऐसी कोई वैल्यू पास करते जो हमेशा हर एक के लिए यूनिक हो, डुप्लीकेट ना हो रही हो। ठीक है। अच्छा, अब मैंने एरे रख दिया इसमें, किसमें, स्टूडेंट डॉट जेएस में। अब मुझे चाहिए यहाँ पर, क्योंकि मैप का करा रहा हूं मैं ऐप डॉट जेएसएक्स में, तो मैं क्या क्या करूंगा, स्टूडेंट नेम वाला जो एरे है इसको यहाँ से एक्सपोर्ट करूंगा। क्या करूंगा, एक्सपोर्ट करूंगा मैं। लेट से पहले लिख दूंगा एक्सपोर्ट, बस इतना लिखने से आपका एरे एक्सपोर्ट हो जाएगा और आप इसको कहीं पर भी यूज कर सकते हो। अब यहाँ देखो, यहाँ पर स्टूडेंट नेम लिखा है, इसको दोबारा लिखोगे ना, देखो डॉट स्लैश डेटा के अंदर स्टूडेंट्स में रखा हुआ है, एंटर करोगे ऊपर इंपोर्ट लग गई। इसका मतलब है कि सर मैं एरे ऑब्जेक्ट, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट को भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कहीं पर भी करवा सकता हूँ। यहाँ पर देखो आपके पास वापस से वैल्यूज आ चुकी है, जिससे मेरा डेटा भी क्लीन हो चुका है। मेरे पास एक सेपरेट फाइल में मेरा डेटा रखा हुआ है और उसे मैं इंपोर्ट करके यूज कर रहा हूँ। देखो मैंने स्टूडेंट नेम को इंपोर्ट कर लिया, कहाँ से, डेटा स्लैश स्टूडेंट से। है। ठीक है। इस तरह से आप अलग फाइल्स में अपना जेसन रखोगे, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल आप ई कॉमर्स की वेबसाइट बना रहे होगे, तो ई कॉमर्स में आप प्रोडक्ट्स का डेटा बनाओगे, एटलीस्ट 20 25 30 प्रोडक्ट्स का जो डेटा बनाओगे। अब हर प्रोडक्ट का नाम भी होगा, आईडी भी होगी, उसकी डिस्क्रिप्शन भी होगी, उसका प्राइस भी होगा, उसका स्टॉक यूनिट, बहुत सारी चीजें होंगी प्रोडक्ट की। तो अगर तुम उसी फाइल के अंदर यहाँ पर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाओगे तो तुम्हारा लाइन ऑफ कोड बहुत ज्यादा होगा और मैस क्रिएट होता है। इसलिए हम एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एरेस को अलग फाइल में रख रहे होते हैं, क्योंकि हम उसको एक्सपोर्ट करके इंपोर्ट करा के कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर देखो वैल्यू बढ़ा दूं, जैसे मैं यहाँ पर वैल्यू कर दूं मुजम्मिल, तो यहाँ पर देखो आपके पास ऑटोमेटिकली मुजम्मिल रेंडर हो जाएगा। ठीक है। अब बनाते हैं सर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। अच्छा, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट फिलहाल के लिए यही बना लेते हैं। ठीक है। इस इंपोर्ट को हटा देते हैं, फिर हम उसे उधर रख लेंगे। इस चीज को भी हम हटा देते हैं फिलहाल। मैं एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, अब मैं एक स्टूडेंट का मल्टीपल डेटा रखना चाहता हूँ। ठीक है। मैंने कहा स्टूडेंट्स नाम से एक एरे बना लो। क्या बना लो, एक एरे बना लो, और उसके अंदर मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट स्टोर करूंगा। पहला ऑब्जेक्ट होगा, पहले ऑब्जेक्ट में एक आईडी होगी जिसको मैंने दे दिया 1। क्या दे दिया, 1। मैंने कहा बच्चे का नाम होगा, मैंने रख दिया यूनुस। ठीक है। उसके बाद मैंने कहा क्या हो सकता है, एज क्या है, यूनुस है। अच्छा। ठीक है। अब मैंने आईडी, नेम और एज रख दिया। अब इसी तरह आप जब कार्ड्स का डेटा बनाओगे तो आप कार्ड्स डेटा रख लोगे, उसका नाम, और उसके अंदर हर कार्ड के लिए एक अलग ऑब्जेक्ट बनाओगे। अरे, अब यहाँ पर आपने एक दूसरे से सिमिलर सेपरेट करने के लिए बीच में कॉमा लगाया, इन्हीं 3 कीज को उठाया, इसमें पेस्ट किया, और आपने यहाँ पर 2 कर दिया। यहाँ पर आपने नाम कर दिया अहमद। अहमद एज क्या है, वाह। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने दोबारा से इसे डुप्लीकेट किया। अरे, गलती से गलत हो गया। ठीक है। डुप्लीकेट करने के बाद आपने एक और यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना लिया मुजम्मिल। मुजम्मिल एज क्या है। ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने एक स्टूडेंट्स का एरे बनाया जिसमें मैंने, अच्छा, इस एरे की कितने एलिमेंट्स हैं, इस एरे की कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3 है, क्योंकि कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है। हर ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी प्रॉपर्टीज है, 3 प्रॉपर्टीज है, गुड। ठीक है। अब यहाँ देखो, अब इसको किस तरह से रेंडर कराएं, किस तरह से है?
कार्ड कार्ड पे आते हैं अभी तो। इसको सिंपल यूएल एल आई में रेंडर करवा के देख लेते हैं अभी, ठीक। हाँ, मैंने यहाँ पर एक यूएल लगाया। यूएल के अंदर मैंने एक एल आई लगाया, इस एल आई के अंदर बच्चे का नाम भी आ रहा होगा, उसकी एज भी, आईडी भी। अब इसके ऊपर लगाऊंगा मैप। क्या लगाऊंगा? मैप। मेरे एरे का नाम क्या है? स्टूडेंट्स। क्या नाम है? स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स पे क्या करूंगा? मैप करूंगा। मैंने कहा स्टूडेंट्स पे करो मैप। और फिर इसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन लो, जिसके अंदर बच्चे का एक ऑब्जेक्ट आ रहा होगा। मैंने उसका नाम क्या रख दिया? एसटीडी रख दिया। देखो बता रहे कि एसटीडी क्या होगा? आईडी, नेम और एज होगा। डन है? ठीक है। उसके बाद इसको ऑटोमेटिकली रिटर्न करना है, तो कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लगाऊंगा। कौन से ब्रैकेट्स लगाऊंगा? राउंड ब्रैकेट लगाऊंगा। और इसके अंदर मुझे क्या चाहिए? एल आई चाहिए। एल आई क्या होगा? रिपीट होगा। और एल आई के अंदर आपके पास क्या आएगा? एसटीडी डॉट करेंगे तो आपको तीनों चीजें मिल रही है। अब मैं करता हूँ एसटीडी डॉट आईडी, तो मुझे तीनों बच्चे की आईडी मिल जाएगी। तीनों बच्चों की आईडी मिल जाएगी। इसको की प्रॉप भी तो देंगे, की प्रॉप देंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं की लगाऊंगा। अब देखो यूनिक आईडी है इन तीनों में, तो अब इंडेक्स नंबर ना लगाओ भले से, तो यहाँ पर कर लो एस टी डी डॉट आई डी। अब पहले बच्चे की आईडी 1 होगी, दूसरे की 2 होगी, तीसरे की 3। तो की प्रॉप में यूनिक वैल्यू ही पास हो रही है। आपने मेक श्योर खुद करना है। ठीक है। अब यहाँ पर वापस आए तो आपको तीनों बच्चों की क्या मिल रही है? आईडी मिल रही है। इसी को इसी में डुप्लीकेट करा। डुप्लीकेट करने के बाद, अच्छा अब JSX का फिर से वही रूल, अगर तुम ऑटोमेटिकली रिटर्न करा रहे हो तो एक पेरेंट होगा। कितने पेरेंट होंगे? एक। तो यहाँ पर तुम div वगैरह का यूज कर लो। एक काम करते हैं कि div ओपन करते हैं, और div ओपन करने के बाद इन दोनों को div में रैप कर देते हैं। डन है? ठीक है, या एम्प्टी फ्रेगमेंट ले लो, आपकी मर्जी है। ठीक है। ये करने के बाद, अच्छा अब देखो पेरेंट कौन है मैप के अंदर? div है, तो क्या की प्रॉप एल पे लगेगा? अब div पे लगेगा। जो पेरेंट होगा की प्रॉप किस पे लगेगा हमेशा? उस पे लगेगा, पेरेंट पर। तो की प्रॉप अब किस पे लगेगा? डिव पर लगेगा। तो यहां से हमने की प्रॉप कट किया और किसको दे दिया? डिव को दे दिया। अब यहाँ पर भी की प्रॉप की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब एस टी डी डॉट आई डी, और यहाँ पर मैंने कर दिया एस टी डी डॉट नेम कर दिया। फिर मैंने दोबारा एल आई को डुप्लीकेट किया, एस टी डी डॉट एज। आओ लेट्स सी, आ गई तीनों की तीनों चीजें। आईडी नेम एज, आईडी नेम एज, आईडी नेम एज। फिल्टर लगाएंगे फिर। फिल्टर बत, बताऊंगा। फंक्शनैलिटी करवाएंगे ना कार्ड वगैरह की, जब बताऊंगा। ठीक है। बेसिकली पहले यहाँ पर फिल्टर करोगे फिर मैप करोगे, इसी के बीच में यहाँ पर लगेगा फिल्टर। पहले फिल्टर होगा फिर मैप होगा। ठीक है। अबे चुप कर, करके दिखा दे। ऊपर से जाएगा, करके दिखा दे। अच्छा, अब मुझे यहाँ पर कराना है कार्ड को मैप, कार्ड के डेटा को फॉर एग्जाम्पल। तो कैसे करेंगे सर? आओ चेक करते हैं। सबसे पहले बूटस्ट्रैप का यूज करूंगा। ठीक है। कार्ड का कंपोनेंट उठा लेंगे वहां से। यहाँ से मैं बूटस्ट्रैप का सीडीएन कॉपी करूंगा, सीएसएस का। उसे पेस्ट करूंगा कहाँ पर? इसको बंद कर देते हैं, अपने इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर। ठीक है। उसके बाद जावास्क्रिप्ट को कॉपी करूंगा और अपनी जावास्क्रिप्ट यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए? कार्ड का एक कंपोनेंट चाहिए। ठीक है। अब कार्ड का कंपोनेंट चाहिए सर हमें, हम चलेंगे कार्ड में, नीचे आएंगे और यहाँ से हम कार्ड को डालेंगे। कार्ड को डालने के बाद यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले, अच्छा देखो बूटस्ट्रैप का ग्रेड सिस्टम यूज करूंगा अब मैं, कॉलम और रॉज। ठीक है, क्योंकि वरना फिर ये एक लाइन में आ जाएंगे नीचे एक दूसरे के। ठीक है। तो कार्ड को कॉपी करने से पहले एक डिजाइन क्रिएट कर लेते हैं हम लोग ऐप डॉट जेएसएक्स के अंदर। इस पूरी चीज को दोबारा से कर दिया हमने रिमूव। रिमूव करने के बाद आर एफ सी ई चलाया। मेरा कंपोनेंट हो चुका है बिल्कुल खाली। खाली होने के बाद यहाँ लगाएंगे हम एक एम्प्टी फ्रेगमेंट। एक कंटेनर बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? एक, सर एक कंटेनर बनाएंगे। एक कंटेनर के अंदर हम लोग एक क्या बनाएंगे? रॉ। एक लाइन में मुझे 3 कार्ड चाहिए, तो कितने कितने लेंगे? ग्रिड सिस्टम कितने कॉलम्स का होता है? 12 का। तो 12 को 3 से डिवाइड किया, 4 का लेंगे। तो मैंने कहा डॉट कॉल 4 का आपके पास एक कॉलम बनेगा। अब देखो आपके पास ना कार्ड के साथ कॉलम भी रिपीट होगा। क्या रिपीट होगा? कॉलम। तो मैंने कार्ड लाके इसमें पेस्ट कर दिया। अब देखो इमेज का टैग लगा हुआ है जो कि सेल्फ क्लोजिंग होता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे इसे?
क्लोज करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर सर्च करके क्लास इक्वल्स टू को क्या कर देंगे, क्लास नेम इक्वल्स टू कर देंगे। सारी जगह पे चेंज करेंगे और चेंज करने के बाद आपके पास यहाँ पर एक कार्ड आपको अपेयर हो जाना चाहिए। लेट्स सी। अभी आपको क्या कह रहा है कि एडिंग एन एरर बाउंड्री कस्टमाइज हैंडलिंग बिहेवियर द स्टाइल प्रॉप एक्सपेक्ट्स अ मार्जिन। अच्छा ठीक है। स्टाइल कहाँ लगा हुआ है, ये रहा। अच्छा एक और चीज यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि आप JS6 में इस तरह से जैसे आप इनलाइन स्टाइलिंग करते हो ना, स्टाइल का आप एट्रीब्यूट ओपन करते हो डबल कोट्स में आपने की वैल्यू में, आप रिएक्ट के अंदर इस तरह से स्टाइलिंग नहीं देते। रिएक्ट में आप स्टाइलिंग देते हो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। किस फॉर्म में देते हो, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। अब यहाँ पर आपने क्या करना है स्टाइल देने के लिए, देखो इसने विद लगाई हुई है 18 रैम, कितनी लगाई हुई है 18 रैम, याद रखना। ये मैंने स्टाइल हटाया, स्टाइल लगाते हैं बेसिकली इस तरह कि आप लिखते हो स्टाइल इक्वल्स टू, और आप लगाते हो कर्ली ब्रैकेट्स। क्या लगाते हो, डबल कोटेशन नहीं लगाओगे, क्या लगाओगे, कर्ली ब्रैकेट्स, और इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पास करोगे। क्या पास करोगे, एक ऑब्जेक्ट जो कि विद के लिए होगा। किसके लिए होगा, यहाँ देखो विद लिखा हुआ आ रहा है, विद आ रहा है। यहाँ पर मैंने कॉलन लगाया, कॉलन के बाद मैंने कोटेशन लगा और मेरी वैल्यू क्या थी 18 है। इस तरह से आप स्टाइलिंग करते हो, डबल कर्ली ब्रैकेट्स लगा के उसके अंदर प्रॉपर्टी पास कर रहे होते हो। ठीक है। कोई कोटेशन नहीं लगाओगे, कोटेशन सिर्फ आप वैल्यू में लगाओगे। किस में लगाओगे, वैल्यू में। ठीक है, इस तरह से स्टाइलिंग कर। अब चुप करके बैठना। ठीक है। अब मैंने यहाँ पर स्टाइलिंग पास कर दी है, विद कर दिया मैंने 18 रैम। चेक करते हैं तो देखो आपके पास आपका मसला हल हो चुका है, एक कार्ड आपके पास आ चुका है। अब यहाँ पर आपको अगर दो कार्ड चाहिए तो आप कॉलम को क्या करोगे, यहाँ पर कॉलम के डिफ को, पूरे कॉलम के डिफ को क्या करोगे, रिपीट करोगे। ठीक है, तो आपके पास दो कार्ड्स आ जाएंगे। लेकिन ये मैं कॉलम रिपीट करूंगा मैप के अंदर। किस में रिपीट करूंगा, मैप में। हम लोग इसको कंट्रोल X करते हैं और यहाँ पर student.js को डिलीट कर देते हैं, और यहाँ पर मैं डेटा के अंदर एक फाइल बना देता हूँ products.js नाम से। किस नाम से, .js करके। ठीक है। अब products.js के अंदर मैं एक प्रोडक्ट्स नाम से एरे ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूंगा। एक एरे बनाया, उसके अंदर मैं बना दूंगा एक ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब मैं एक आईडी पास कर दूंगा एक ऑब्जेक्ट के लिए, मैंने उसकी आईडी कर दी 1, और मैंने टाइटल कर दिया उस प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट 1 कर देते हैं, डमी अभी डमी कर लेते हैं फिलहाल। ठीक है। उसके बाद मैंने डिस्क्रिप्शन पास कर दी, डिस्क्रिप्शन डेमो 1 कर दिया मैंने फॉर एग्जाम्पल। और यहाँ पर मैंने क्या क्या है आपके पास, डिस्क्रिप्शन। चलो अभी इतना प्रिंट करके देखते हैं कि क्या होता है आपके पास। हम लोगों ने इधर कॉमा लगाया, एक और ऑब्जेक्ट हमें बनाना है तो हमने इसको किया डुप्लीकेट, इधर कर दिया हमने 2 और यहाँ पर कर दिया प्रोडक्ट 2 और डेमो 2। अब इसे यूज करना है हमने अपने मैप में इस कॉलम को रिपीट करवाने के लिए। ठीक है। ये कॉलम रिपीट होगा तो इसका मतलब ही पूरा का पूरा कॉलम किस में जाएगा, मैप में जाएगा। कहाँ जाएगा, मैप में जाएगा। तो रॉ के नीचे कॉलम के ऊपर मैं कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करूंगा और मैं बोलूंगा प्रोडक्ट्स। अब देखो प्रोडक्ट्स आपको नहीं मिल रहे, क्यों नहीं मिल रहे, क्योंकि हमने एक्सपोर्ट नहीं किए। तो यहाँ पर हम कर देंगे इसे एक्सपोर्ट ताकि हम इसे यहाँ यूज कर सकें। अब देखो मिल रहा है, जैसे ही मैंने एंटर किया ऊपर इंपोर्ट हो गए। मैंने कहा प्रोडक्ट्स पे क्या करो, मैप करो। क्या करो, मैप करो। मैप करने के बाद आप सबसे पहले जो है ना प्रोडक्ट यानी प्रो या प्रोडक्ट पूरा ही लिख लो। ठीक है। प्रोडक्ट उठा लो और प्रोडक्ट उठाने के बाद आप ऑटोमेटिकली रिटर्न कर दो। ऑटोमेटिकली रिटर्न क्या होगा, ये पूरा का पूरा कॉलम का डिव, ये पूरा का पूरा कॉलम का डिव रिपीट होगा। ये रिपीट होगा और उसके बाद आपके पास प्रोडक्ट में आपको क्या क्या मिल रहा है, लेट्स सी। आपको आईडी मिल रही है, टाइटल मिल रहा है और डिस्क्रिप्शन मिल रही है। आपको टाइटल कहाँ पास करना है, कार्ड टाइटल में। कहाँ पास करना है, कार्ड टाइटल में। तो यहाँ क्या लगाएंगे हम, कर्ली ब्रैकेट्स, और मैंने कहा प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर जो टाइटल आ रहा है वो यहाँ पर अपेयर करवा दो। ठीक है। उसके बाद पैराग्राफ का हमने यहाँ से हटाया और यहाँ पर लगाया कर्ली ब्रैकेट। मैंने कहा प्रोडक्ट के अंदर जो डिस्क्रिप्शन आ रही है उसे क्या कर दो, प्रिंट करवा दो। ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं। देखो प्रिंट हो गया। अब की प्रॉप नहीं दिया, इसका पेरेंट कौन है, ये रहा। इसको हम क्या देंगे, की दे देंगे। की आप दे दोगे, आपने आईडी पास की है ना प्रोडक्ट के अंदर। आईडी नहीं होती तो आप इंडेक्स नंबर का यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पर आईडी दे दी प्रोडक्ट.आईडी। ठीक है। तो आपके पास ये काम कर रहा है। अब आप इसमें इमेज भी इंसर्ट कर सकते हो। प्रोडक्ट.जेएस के अंदर आके आप यहाँ पर इमेज रख लो, प्रोडक्ट इमेज रख लो, जो भी आप की रखना चाहते हो डबल कोट्स के अंदर। ठीक है। अब हमें इमेज चाहिए होगी तो इमेज हम पब्लिक में लाके रखेंगे। कोई इमेज उठा लेते हैं प्रोडक्ट की, दराज वगैरह से, दराज पे चलते हैं।
जैसे ही आपके पास नूडल्स की इमेज है, इस पर राइट क्लिक करते हैं। यार, सेव इमेज एज किया। सेव इमेज एज करने के बाद इसको हमने फिलहाल के लिए डाउनलोड्स में ही रख लिया, ठीक है। डाउनलोड्स में रखने के बाद सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पब्लिक में से मुझे लेके आना है, तो इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे कहाँ पर, पब्लिक के फोल्डर के अंदर। इसे रीनेम भी कर देंगे, रीनेम करके कह देता हूं मैं इमेज वन। क्या कह दिया मैंने, इमेज वन। इमेज वन डॉट वेब पेज की आपके पास बात है। प्रोडक्ट डॉट जेएस में जाऊंगा, यहाँ लिखूंगा डॉट स्लैश। ये आपको खुद टाइप करना पड़ेगा, सजेशन नहीं आएगी। प्रोडक्ट, सॉरी, क्या था, इमेज वन डॉट वेब पेज। एक्सटेंशन भी आपने सही से देखनी है। इसी चीज को यहाँ से करते हैं रिपीट और यहाँ कर देते हैं पेस्ट, ठीक है। अभी सिमिलर करके देखते हैं। हमने शो नहीं कराया इमेज के अंदर, एफ डॉट जेएसएक्स के अंदर, इमेज के टैग के अंदर, सोर्स में हमें इसे शो करवाना है। तो यहाँ पर हम लोग कोटेशन भी हटा देंगे और यहाँ पर हम लगाएंगे कर्ली ब्रैकेट्स। और हमारे पास इमेज कहाँ से मिलेगी, हमें प्रोडक्ट के ऑब्जेक्ट के अंदर डॉट इमेज। लेट्स सी कि आपके पास अपेयर हो रही है, नहीं हो रही, देखो आ गई। अब बस आपने क्या करना है, प्रोडक्ट्स के अंदर इमेज का पाथ चेंज करते जाना है, नाम, आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन जो जो है वो चेंज करते जाओगे, ऑटोमेटिकली रेंडर कार्ड्स होते जाएंगे। अगर मैं यहाँ पर देखो एक कार्ड और डुप्लीकेट कर दूं, तो यहाँ पर आपके पास कार्ड्स बढ़ जाएंगे। डन है। जावास्क्रिप्ट में किया होगा ये रिएक्ट में कुछ इस तरह से होता है। डन है। ये बात सबको समझ आ गई है। जेसन कैसे रेंडर करवाओगे, समझ आ गया। यहाँ पर एक बात और, एक बार और गौर से समझना। आपका जो प्रोडक्ट डॉट जेएस है, वो रखा हुआ है डेटा के फोल्डर के अंदर, सोर्स में। ऐसा ही है, ठीक है। और पब्लिक सोर्स से बाहर है। आपको पता है, जब हम नॉर्मली काम कर रहे होते हैं और मुझे किसी फोल्डर से बाहर जाने के लिए को फोल्डर या फाइल एक्सेस करनी होती है, तो मैं लगाता हूँ डॉट डॉट स्लैश फोल्डर में आने के लिए। लेकिन किसी ने मुझसे सवाल नहीं पूछा कि सर आपने डॉट डॉट स्लैश तो लगाया नहीं, आप फोल्डर के बाहर गए नहीं, फिर भी इमेज आ रही है। आप ये बात याद रख लो, जो भी चीज आप पब्लिक में रखोगे, किस में रखोगे, पब्लिक में, उसे आप बिना किसी फोल्डर के अंदर बाहर आए किसी भी फाइल में एक्सेस कर सकते हो। आपको उसके लिए ऐसा नहीं कि फोल्डर गिनना है कि भाई मुझे इतने फोल्डर बाहर आना है या किसी फोल्डर के अंदर जाना है, ये अब आपको करना नहीं पड़ेगा। अगर आप कोई चीज पब्लिक में रखते हो तो आप उसे डायरेक्टली डॉट स्लैश से एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो वरना अगर ये टिपिकल जावास्क्रिप्ट में कर रहा होता तो पहले डॉट डॉट स्लैश लगाता, सोर्स में आता, फिर डॉट डॉट स्लैश लगाता, पब्लिक में आता, फिर पब्लिक का यूआरएल देता, फिर इमेज का यूआरएल देता, ठीक है। तो ये देखो, पब्लिक की चीजें आप डायरेक्टली एक्सेस कहीं पर भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये बात भी आपने याद रखनी है।